द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग्स इटर्नल्स। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले इसके किरदारों और उनकी पावर्स और एबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी है। वैसे हम रेफरेंस के लिए कहानी के दौरान भी आपको उनकी पावर्स के बारे में बताते रहेंगे। पहले नंबर पे आता है आइक्रिस। अपनी आंखों से कॉस्मिक लेजर छोड़ सकता है, साथ ही में उड़ भी सकता है। इसके बाद नंबर आता है किंगो का, जो एनर्जी प्रोजेक्ट करता है अपने हाथों से। अगली है मक्कारी, जो बहुत तेज दौड़ सकती है। चौथा नंबर आता है फेस्टोस का, जो वेपन और टेक्नोलॉजी इन्वेंटर है। पांचवें नंबर पे है एजैक, जो कि इस ग्रुप की लीडर है। छठे नंबर पे आती है स्प्राइट, जो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है और वो एक बच्ची है। सातवें नंबर पे है गिलगामेश, जो शायद इस इटर्नल्स ग्रुप का सबसे शक्तिशाली इटर्नल है। आठवें नंबर पे आती है थेना। उसके बाद ड्रू, जो माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है। और सबसे आखिरी में इस ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर सर्सी, जो मैटर मैनिपुलेट कर सकती है। चलिए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। इटर्नल्स की कहानी हजारों साल पुरानी है, जहां सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स के बारे में दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने सब चीज की रचना करी। उन्होंने पहले सन बनाया और यूनिवर्स को रोशनी दी। यहाँ हमें ये भी बताया गया कि सेलेस्टियल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइम सेलेस्टियल और दूसरे एरिशियम। लेकिन फिर डेविएंट्स आए, जो कि प्रेडेटर्स हैं और इंटेलिजेंट स्पीशीज को अपना शिकार बनाते हैं। वो उन लोगों को खाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हजारों साल पहले ही एरिशियम सेलेस्टियल ने प्लेनेट ओलंपिया के इमॉर्टल्स यानी इटर्नल्स को धरती पर भेजा डेविएंट से लड़ने के लिए। वो डेविएंट से लड़ते हैं और उन्हें हरा के मानवता की रक्षा करते हैं। उन्होंने इंसानों की हर कदम पर रक्षा की और उन्हें एडवांस होने में उनकी मदद की है। अब हमें फिल्म की कहानी में सर्जी को दिखाया जाता है, जिसकी पावर मैटर मैनिपुलेट करने की है। वो मैटर मैनिपुलेट करके एक बच्चे को एक गोल्डन चाकू एडवांस करके देती है। ये बात हजारों साल पहले की होती है। अब हमें कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ इटर्नल्स नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। वहाँ हमें लंदन में एक बिलबोर्ड पर कुछ आर्टिफैक्ट्स के साथ वो चाकू भी दिखाया जाता है, जो कि सर्सी ने एडवांस करके दिया था उस बच्चे को। अब हम सर्सी को देखते हैं, जो कि डैन के साथ रिलेशन में है और वो लोग नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन म्यूजियम में अर्थक्वेक आ जाता है। सर्सी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस अर्थक्वेक को कंट्रोल कर लेती है। अब हम देखते हैं कि सर्सी डैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने जाती है। उसके साथ एक और इटर्नल स्प्राइट भी होती है। डैन अपने और सर्सी के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, लेकिन सर्सी हमेशा की तरह उससे और वक्त मांगती है, जैसे मानो उसे किसी चीज का इंतजार हो। डैन हमेशा ही सर्सी पर थोड़ा शक भी किया करता था। उसे ऐसा लगता था कि सर्सी कोई जादूगर है, लेकिन जब भी वो सर्सी से इसके बारे में पूछता था, वो सारी बातों को मजाक में टाल दिया करती थी। अब हम देखते हैं कि डैन, सर्सी और स्प्राइट तीनों वॉक कर रहे होते हैं और अचानक ही पानी से एक डेविएंट निकल आता है। मजबूरन सर्सी और स्प्राइट को उससे लड़ना पड़ता है। वो डेविएंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सर्सी और स्प्राइट पर भारी पड़ने लगता है। दरअसल इस बार डेविएंट और शक्तिशाली हो गया है और उसके पास इंस्टेंट हीलिंग की पावर भी आ गई है। सर्सी और स्प्राइट डेविएंट से लड़ाई में हारने वाले होते हैं कि वहाँ उन्हें बचाने आइक्रिस आ जाता है। आइक्रिस भी एक इटर्नल ही है, जो बहुत शक्तिशाली है। वो अपनी आंखों से कॉस्मिक रेज छोड़ सकता है और साथ ही में हवा में उड़ भी सकता है। अब ये तीनों इटर्नल उस डेविएंट पर भारी पड़ने लगते हैं। खुद को फंसा हुआ देख डेविएंट वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। डैन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो सर्सी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। सर्सी उसे अपने बारे में बताती है और बोलती है कि हम इटर्नल्स हैं और हम धरती पर 7000 साल पहले आए थे एक ग्रह ओलंपिया से। हमारा काम था धरती की रक्षा करना डेविएंट से और हमें सेलेस्टियल्स ने भेजा है। डैन फिर से सर्सी से सवाल करता है और बोलता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो जब अवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं उनकी मदद के लिए आए। सर्सी बोलती है कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि हम किसी भी मानवता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें उनकी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यहाँ सर्सी डैन को ये भी बताती है कि वो और आइक्रिस लगभग 5000 सालों तक एक साथ थे। उसके बाद आइक्रिस अचानक एक दिन उसे छोड़कर चला गया। डैन इन सब बात को जानकर बहुत हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आइक्रिस, स्प्राइट और सर्सी तीनों आपस में उस डेविएंट की बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस बार ये डेविएंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो अपने आप हील भी हो रहा था। आइक्रिस बोलता है कि शायद अब समय आ गया है, अब हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि इस बार ये डेविएंट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो खास तौर से इन तीनों के पीछे पड़ा हुआ था, यानी इस बार वो इटर्नल्स को मारने आया था। अब हमें कहानी फिर से एक बार 7000 साल पहले दिखाई जाती है।
जहाँ दूसरे एटर्नल्स भी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ एजेक जो कि एटर्नल्स की लीडर है, सेलेस्टियल से बात कर रही होती है। उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो कभी भी किसी प्लेनेट से ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि फेस्टोस जो कि एक और एटर्नल है, उसकी पावर ये है कि वो नए नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर सकता है। वो एक इंजन पे काम कर रहा होता है और एजेक से बोलता है कि ये इंजन हम इंसानों को दे देंगे उनकी एडवांसमेंट के लिए। एजेक फेस्टोस को मना कर देती है कि अभी इंसानों को इसकी जरूरत नहीं है, हम इंसानों की मदद करेंगे लेकिन धीरे धीरे। इसलिए फेस्टोस इंसानों के लिए एक हल बनाता है और उन्हें दे देता है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एटर्नल्स ने कैसे धीरे धीरे इंसानों की मदद करी है। अब धीरे धीरे हमें फिल्म में सारे एटर्नल्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले दिखाई जाती है थेना। थेना एक पार्टी में बैठी होती है और मक्कारी से बात कर रही होती है। मक्कारी एक ऐसी एटर्नल है जो कि बहुत तेज दौड़ सकती है और इशारों में बात करती है। मक्कारी कैरेक्टर मार्वल के ही क्विक सिल्वर से रिसेंबल करता है, जो कि स्कारलेट विच का भाई है और सोकोविया की लड़ाई में मारा जाता है। थेना बोलती है कि हमें यहाँ लड़ने भेजा गया है, ना कि पार्टी करने। मैं आपको बता दूं कि थेना का किरदार एंजेलिना जॉली ने निभाया है, जो कि एक बहुत पावरफुल वॉरियर है। हमें कहानी अब 400 एडी में दिखाई जाती है, जहाँ आइक्रिस और सर्सी आपस में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर लेते हैं। अब वापस फिल्म की कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सर्सी, आइक्रिस और स्प्राइट को पता चलता है कि एजेक मर चुकी है। सब बहुत ही हैरान होते हैं। सर्सी सेलेस्टियल से बात करने की कोशिश करती है। पहले वो कभी भी उनसे बात नहीं कर पाती थी, पर एजेक के मरने के बाद उसकी शक्तियां सर्सी में ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल से बात कर पा रही थी। सेलेस्टियल बोलते हैं कि अब समय आ गया है और इस बात का मतलब हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। अब हमें एक बार फिर कहानी कुछ पीछे के सालों में दिखाई जाती है। ये सदी होती है 15वीं सदी। यहाँ इंसान आपस में लड़ रहे होते हैं। यहीं पर ड्रूक जो एक एटर्नल है और माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, इंसानों की मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन एजेक उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसी वजह से सभी एटर्नल्स के बीच में बहस हो जाती है। इसी को देखते हुए एजेक ये डिसाइड करती है कि अब से सारे एटर्नल्स अलग अलग रहेंगे और आम इंसानों की तरह जिंदगी बिताएंगे। अब धीरे धीरे हमें सभी एटर्नल्स के बारे में पता चलना शुरू होता है। सबसे पहले हमें किंगो को दिखाया जाता है, जो कि प्रेजेंट में बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। उसका एक मैनेजर भी है, जिसका किरदार फेमस बॉलीवुड एक्टर हरीश पटेल ने निभाया है। फिल्म में उनका नाम करण पटेल है। किंगो का किरदार पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर कुमाइल अली नायंजियानी ने निभाया है। अब हमें फिल्म में गिलगमेश और थेना को दिखाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। गिलगमेश सबसे स्ट्रॉन्ग एटर्नल भी है। यहाँ हमें थेना से जुड़ी एक बात पता चलती है। थेना को एक प्रॉब्लम हो गई है और वो भूल जाती है कि वो कौन है और दूसरों पर हमला करने लगती है। इसलिए गिलगमेश उसे कंट्रोल करने के लिए उसके साथ ही रहता था। बाकी के एटर्नल्स गिलगमेश और थेना के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यहीं ऑस्ट्रेलिया में हमें MCU का एक DC रेफरेंस भी देखने को मिलता है, जहां गिलगमेश किंगो के मैनेजर को अल्फ्रेड कहकर बुलाता है और जबकि किंगो को बैटमैन बोलता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हमें मार्वल्स की मूवीज में DC का रेफरेंस देखने को मिला है। चलिए फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सर्सी को एक बार फिर से एरिशम यानी एक सेलेस्टियल से बात करते हुए देखते हैं, जहां सेलेस्टियल सर्सी को कुछ राज बताता है। वो बोलता है कि हर मिलियन ऑफ ईयर में एक नया सेलेस्टियल जन्म लेता है और अर्थ के अंदर भी एक सेलेस्टियल है जिसका नाम टाइमड है। एरिशम यहाँ ये भी बताता है कि एजेक उनकी इसी चीज में मदद कर रही थी। वो बोलता है कि जब धरती पर इंसानों की तादाद बढ़ जाएगी और वो पूरी तरह इवॉल्व हो जाएंगे तो टाइमड यहाँ से जन्म लेगा और उसके जन्म लेने की वजह से धरती तबाह हो जाएगी। ये सुनकर सर्सी हैरान हो जाती है। एरिशम सर्सी को ये भी बताता है कि ओलंपिया नाम का कोई प्लेनेट है ही नहीं और तुम सब एटर्नल्स को हमने बनाया है ताकि तुम टाइमड को जन्म लेने में मदद कर सको और डेविएंट को रोक सको। वो बोलता है कि तुम्हारी मेमोरीज सब हमने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट करी थी और हमने तुम्हें प्रोग्राम किया था। यहाँ तक कि डेविएंट्स को भी हमने ही बनाया था नेचर का बैलेंस बनाने के लिए, पर किसी वजह से डेविएंट्स खुद इवॉल्व हो गए और सेलेस्टियल्स के हाथ से उनका कंट्रोल छूट गया। एरिशम बोलता है कि तुम्हें एजेक की जगह काम करना होगा और हमारी मदद करनी पड़ेगी टाइमड को बाहर निकालने में। एरिशम सर्सी को बोलता है कि एजेक ने तुम्हें चुना है और तुम्हें इमरजेंस को रुकने नहीं देना है। इमरजेंस टाइमड सेलेस्टियल के जन्म के प्रोसेस को बोला जाता है। सर्सी ये बात सभी एटर्नल्स को बताती है। उन सबको ये बात जानकर हैरानी होती है कि उनकी सभी यादें झूठी हैं और वो सब सेलेस्टियल्स की सच्चाई जानकर दुखी भी होते हैं। सभी एटर्नल्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सेलेस्टियल्स को रोकेंगे और इमरजेंस पूरा नहीं होने देंगे। इसके बाद वो ड्रूक से मिलने अमेज़न के जंगलों में आते हैं। वो ये सारी बातें ड्रूक को बताते हैं, पर ड्रूक उनके साथ आने से मना कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आइक्रिस को सर्सी की फिक्र हो रही होती है। वो सर्सी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि अगर एरिशम को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। सर्सी आइक्रिस को बोलती है कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें
जरूरत नहीं है, मैं खुद का बचाव कर सकती हूँ। लेकिन असली सवाल ये है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। आइक्रिस शांत हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वो आगे बताने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि डेविएंट्स उन पर अटैक कर देते हैं। इस बार डेविएंट्स और ज्यादा ताकतवर होते हैं। इटर्नल्स और डेविएंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं लड़ाई में थेना एक बार फिर अपनी बीमारी की वजह से भूल जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गिलगमिश को डेविएंट्स मार देते हैं। सभी इटर्नल्स दुखी होते हैं गिलगमिश की मौत से। यहाँ तक कि ड्रूक भी इटर्नल्स की मदद करने की बात करता है, पर वो ये बोलता है कि मेरी पावर्स काफी नहीं है सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करने के लिए। तभी इन सबको एक और इटर्नल की याद आती है जो इस काम में इनकी मदद कर सकता था। उसका नाम था फास्टोस। अब हमें कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस बार साल होता है 1945 और हमें हिरोशिमा अटैक दिखाया जाता है। फास्टोस उस हादसे का दोषी खुद को मानने लगता है कि मेरी वजह से ही इंसानों ने परमाणु बम बनाए और इतनी तबाही की। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ आइक्रिस और सर्सी फास्टोस से मिलने जाते हैं। फास्टोस अब नॉर्मल लाइफ जीता है और उसका एक परिवार भी है, जिसमें उसका एक छोटा बेटा है। उसका बेटा आइक्रिस को देखकर बोलता है कि आप तो बिल्कुल सुपरमैन की तरह आंखों से लेजर छोड़ते हो। हमें यहाँ एक और डीसी का रेफरेंस मार्वल फिल्म में देखने को मिला है। सर्सी और आइक्रिस फास्टोस को सारी सिचुएशन समझाते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी इटर्नल्स मक्कारी के पास इराक में जाते हैं, जहां हमें इटर्नल्स का शिप भी दिखाया जाता है। वहीं पर फास्टोस कुछ ब्रेसलेट्स को बनाता है और उनको एक साथ सिंक कर देता है। फास्टोस बोलता है कि अगर हम ये सारे ब्रेसलेट एक साथ पहनेंगे तो एक यूनी माइंड क्रिएट हो जाएगा और हम एक दूसरे की पावर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे और बढ़ा सकेंगे। लेकिन शायद अभी इटर्नल्स थोड़े डरे हुए और कंफ्यूज होते हैं कि क्या इन्हें सेलेस्टियल्स के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं। इसी का पता लगाने ये सब थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं ताकि सबको अलग अलग सोचने का समय मिले। अब हमें फिल्म में आइक्रिस को दिखाया जाता है और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि एजेक आज से लगभग 6 दिन पहले आइक्रिस से मिलने आई थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एजेक के कहने पर ही आइक्रिस सर्सी से अलग हुआ था, क्योंकि वो इमरजेंस में एजेक का साथ दे रहा था। आइक्रिस इमरजेंस के बारे में पहले से ही जानता था। एजेक यहाँ ये भी बताती है कि थैनोस की चुटकी बजाने की वजह से जब आधी दुनिया खत्म हो गई थी तो इमरजेंस बीच में रुक गया था और डिले हो गया था, लेकिन अब वो फिर से 7 दिनों बाद शुरू होने वाला है। एजेक हजारों सालों से अर्थ पर है, इसलिए वो अर्थ को बचाना चाहती थी। वो जानती है कि अगर एक बार इमरजेंस पूरा हो गया तो धरती खत्म हो जाएगी। वो आइक्रिस को सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करने के लिए बोलती है। अब हमें यहाँ आइक्रिस की सच्चाई पता चलती है। आइक्रिस कभी भी नहीं चाहता था कि इमरजेंस का प्रोसेस रुके, इसलिए वो एजेक को डेविएंट्स के जरिए मार देता है। अब हमें फिर से एक बार आइक्रिस और सर्सी को दिखाया जाता है। आइक्रिस सर्सी से अपने प्यार का इकरार करता है, पर तभी सर्सी उससे बोलती है कि इमरजेंस शुरू हो गया है। फास्टोस मक्कारी को इमरजेंस के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। मक्कारी अपनी सुपर स्पीड पावर का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेती है कि इमरजेंस एक वोल्केनो में हो रहा है। इटर्नल्स इमरजेंस को रोकने के लिए उस वोल्केनो के पास जाते हैं, जहां उन्हें आइक्रिस का असली चेहरा देखने को मिलता है। वो बोलता है कि अगर किसी ने इमरजेंस को रोकने की कोशिश करी तो मैं उसे मार डालूंगा। वो सबको मारने की कोशिश भी करता है। वो ये भी बताता है कि एजेक ने भी उसे रोकने की कोशिश करी थी, इसलिए उसने एजेक को मार दिया। वो बोलता है कि एरिशम ने हमें शुरुआत में ही बताया था कि हमें किसी भी प्लेनेट से ज्यादा लगाव नहीं करना है और इस एक प्लेनेट की वजह से न जाने ब्रह्मांड में कितने नए प्लेनेट बनाए जाएंगे, जहां लाखों जिंदगियां फिर से जन्म लेंगी। लेकिन उन जिंदगियों की कीमत धरती के लोगों को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। स्प्राइट और किंगो आइक्रिस की बात से सहमत हो जाते हैं और उसके साथ हो जाते हैं। अब यहाँ आइक्रिस और दूसरे इटर्नल्स में लड़ाई होने लगती है, जहाँ आइक्रिस ड्रूक को मार देता है। मक्कारी आइक्रिस को रोकने की कोशिश करती है। तभी सर्सी फास्टस को बोलती है कि तुम्हें आइक्रिस को किसी भी तरह रोक कर रखना होगा, क्योंकि मैं इस इमरजेंस को रोक सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेविएंट्स का लीडर भी इस लड़ाई में आ जाता है, जहाँ वो थेना को मारने की कोशिश करता है, पर थेना उसे मार डालती है। उधर सर्सी इमरजेंस को रोकने के लिए जाती है, पर तभी स्प्राइट उस पर हमला कर देती है। लेकिन ड्रूक जो कि अभी जिंदा है, सर्सी को स्प्राइट के हमले से बचा लेता है। उधर सर्सी इमरजेंस के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि सेलेस्टियल बाहर आने लगा है। वो उसे टच करती है। उसे टच करने से वो सेलेस्टियल की ताकत को महसूस करती है, जो कि यूनिमाइंड का कमाल होता है। यहाँ तक कि सभी इटर्नल्स उस पावर को फील करते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्सी उस सेलेस्टियल का स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से वो उसे फ्रीज कर देती है और इमरजेंस रुक जाता है। पर तभी वहाँ आइक्रिस आ जाता है। वो सर्सी को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर मार नहीं पाता। उसका प्यार उसके सामने आ जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। फास्टोस सर्सी से पूछता है कि तुमने इमरजेंस को कैसे रोका। वो बोलती है
है कि जब मैंने टाइमट के हाथ को छुआ तो एक अलग ही एनर्जी को महसूस किया, जिसकी वजह से मैं इस इमरजेंसी को रोक पाई और बाकी बचा हुआ काम यूनिमाइंड ने कर दिया। अब हम देखते हैं कि स्प्राइट सर्सी के पास आती है। सर्सी उससे बोलती है कि मेरे पास अभी भी सेलेस्टियल की एनर्जी बची हुई है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। स्प्राइट मान जाती है और वो उसे इंसान बना देती है। अब हमें कहानी 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ डैन और सर्सी वॉक कर रहे होते हैं। डैन उसको बोलता है कि मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, हमारी फैमिली की भी एक हिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले डैन उससे कुछ कह पाता, वहाँ एरिशम आ जाता है और सर्सी को ले जाता है। एरिशम बोलता है कि तुमने एक सेलेस्टियल को कुर्बान किया है, मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा तुम्हारा जजमेंट करने के लिए। ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल की हर फिल्म में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, इस फिल्म में भी हमें ऐसा देखने को मिला है। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमें इस फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं। पहले मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सारे एटर्नल्स अपने स्पेसशिप पर ये बात कर रहे होते हैं कि हम बाकी बचे हुए एटर्नल्स को कैसे ढूंढे। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और एंट्री होती है थैनोस के भाई एरोस की। एरोस को हम स्टार फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एरोस बोलता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं और मुझे पता है कि उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती है। अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डैन को देखते हैं। डैन के सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है। डैन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक ब्लैक स्वॉर्ड निकलती है और तभी हमें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम तैयार हो इसके लिए। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। शायद वो ये राज सर्सी को भी बताना चाहता था, लेकिन हमें इसके लिए इटर्नल्स के सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। इटर्नल्स मार्वल की 26वीं पेशकश थी, जिसे डायरेक्ट किया था क्लोज़ाओ ने। फिल्म की फिलहाल IMDb रेटिंग 6.8 है, जो कि आने वाले दिनों में हमें जरूर बदली हुई दिखाई देगी। फिल्म को मार्वल स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। उम्मीद करते हैं कि फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ऐसा ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें और उसे सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।